दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी में जीएस विषय के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं, जो कि आज हमारा 35वां लेक्चर है। ये सीरीज देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन में पूरे के पूरे 15 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इतनी लंबी चर्चा कोई नहीं करता, विश्वास कीजिए। सिर्फ एक क्लास अटेंड कीजिए, आपको इतनी पसंद आएगी क्लास कि पीछे का एक भी वीडियो आप नहीं छोड़ेंगे। जो भी बच्चा सिविल परीक्षा की तैयारी करता हो, लाइक पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी की एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ यहां हमें नया सीखने को मिलता है। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक टेस्ट सीरीज का नया पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें आप अलग अलग एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि टेस्ट सीरीज अच्छा है या बुरा है, तो एक टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए मुफ्त में दिया गया है। पहले वो तो अटेंड कर लो, एक दे लो, समझ में आ जाएगा अच्छा है कि कैसा है। डिस्क्रिप्शन अच्छा खासा दिया हुआ है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों दो किताबें हम लोगों ने तैयार किया था, एक जीएस विषय की, एक हिंदी विषय की। तो ये किताब भी आप ले लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक है जो आपकी तैयारी में काफी मददगार साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। और पहला विषय जो हमारा है वो है दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, यहां से जो सवाल पूछा गया, ये पहला ही सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। मैंने आपसे कहा ना कि प्री के साथ साथ मेंस के सवालों पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं मिलता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं जानते कि रवातक अभिलेख का संबंध किससे है। कभी मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कि रवातक अभिलेख का संबंध किससे, तो क्या बताएंगे कनिष्क से। और एक कनिष्क कौन था दोस्तों, कनिष्क कौन था, तो कनिष्क किस वंश का शासक था, याद रखेगा कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासन था, कुषाण वंश का शासक था, याद रखेगा। और कनिष्क के राजदरबार में ही या कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था दोस्तों, ये कनिष्क के समय में ही हुआ था। ये आप याद रखेंगे। कहां पूछे तब क्या बताएंगे, याद रखेगा कुंडल वन में हुआ था। कहां पर दोस्तों, कुंडल वन में। सर ये कुंडल वन कहां है, तब क्या बताएंगे, ये कुंडल वन दोस्तों है कश्मीर में। कहां पर है, कश्मीर में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो क्या बताएंगे वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी दोस्तों, वसुमित्र की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। ये आप याद रखेंगे। फिलहाल चलिए, ये तो बात का मैटर। सवाल पूछा है कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे श्रावस्ती का, कौशांबी का, पाटलिपुत्र का या चंपा का। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये कनिष्क के अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता। किसका, श्रावस्ती। वैसे श्रावस्ती जो स्थान था दोस्तों, इस स्थान पर गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उपदेश। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था, तो याद रखेंगे श्रावस्ती में दिया था। लेकिन इसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं मिलता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। कितने सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें इनकी जानकारी थी। देखिए, जब एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कभी भी समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगा सब्जेक्ट का, तब तक आप इस तरह के सवालों को कहां हल कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम सवाल से सवाल और बनाते हैं। मान लीजिए अगली बार सवाल आपसे आयोग पूछ दे कि कनिष्क का रवातक अभिलेख दोस्तों एक कहां पर स्थित है, उसका लोकेशन क्या था। ठीक है, तो याद रखेगा इसका लोकेशन है दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो रवातक अभिलेख है ये कहां पे स्थित है दोस्तों, याद रखेगा ये अफगानिस्तान से संबंधित था, इसको याद रखेगा। चलिए मान लीजिए अगली बार आयोग ने पूछ दिया कि रवातक अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, अब तो और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल। ठीक है, अब दुनिया आना वही ब्राह्मी लिपि में पड़ी हुई है। ठीक है, खरोष्ठी में पड़ी हुई है, या बहुत आगे बढ़ी तो आर्मेइक तक गई, उससे ज्यादा नहीं। जबकि यहां तो बख्तरी भाषा की बात आती है, हमने कभी सुना ही नहीं। हमने मतलब आपने कभी सुना ही नहीं, तो कैसे तैयारी होगी बताइए। सुनिएगा, अब बच्चों को बुरा लगता होगा नितिन सर ताना बहुत मारते। देखिए जो सत्य मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं आप डीप स्टडी कीजिए, इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां याद रखेगा दोस्तों बख्तरी, कौन सी भाषा दोस्तों, बख्तरी भाषा में यह अभिलेख लिखा गया था, रवातक अभिलेख। ठीक है, लिख रहा गांधार कला एवं मथुरा कला का विकास किसके काल में हुआ है, तो याद रखेगा कनिष्क के काल में ही हुआ है। ठीक है, कनिष्क के
काल में याद रखेगा मथुरा कला का विकास हुआ और गांधार कला का विकास हुआ है। मथुरा कला के तहत ही पहली बार मूर्ति बनाई गई। भारत में जो मूर्तियां बनी ना, वो किसके काल में बननी शुरू हुई? वो कनिष्क के काल में बननी शुरू हुई। जी हां, और पहली बार मूर्ति पूजा किसका किया गया? तो गौतम बुद्ध जी का ही मूर्ति पूजा हुआ, ये भी आप याद रखें। उसके पहले मूर्तियां नहीं बनी। बाकी जो है अब विष्णु जी की मूर्ति और तमाम मूर्तियां आप पाते हैं, ये सब गुप्तकालीन मूर्तियां हैं, ठीक है। उसके पहले के मूर्ति पूजा के अभिलेख या साक्ष्य अभी तक हमें नहीं मिले। हाँ, थोड़ा सा बहुत पुराने में जाएंगे तो फिर आप पहुंच जाओगे कालीबंगा। अक्सर कालीबंगा में तो हमने पढ़ा शिवलिंग के प्रमाण देखने को मिले, वो सब छोड़ दीजिए। अगर मूर्तियों की बात करेंगे तो मूर्तियों के जो ज्यादातर ढांचे हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं, लेकिन मूर्ति कला का जो विकास हुआ है वो कनिष्क के काल में हुआ है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल प्राचीन भारत के इतिहास से। मैंने आपसे कहा कि 15 विषय पर चर्चा होगा, लेकिन कैसे? हर चैप्टर, हर विषय से एक सवाल हम लोग करते हैं। ये पढ़ने का तरीका होता है ताकि हर विषय पर हमारी नजर बन सके। अगला विषय है मध्यकालीन भारत का इतिहास। सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से, और ये सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 के वाले पेपर में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने ये भी डाल दिया कि भाई मैं कहां के सवाल को पढ़ा रहा हूं, ये भी आप जानते रहिए। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? किसके काल में दोस्तों? इल्तुत। अब बच्चे देखते हैं ना, जवाब देते हैं बदायूं। अरे भाई, ये जो इल्तुतमिश था, ये बदायूं का इक्तेदार था। इल्तुतमिश क्या था दोस्तों? इल्तुतमिश बदायूं का इक्तेदार था। वो भी कब? जब ये बादशाह नहीं बना था तब, ठीक है। और इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को हम कहते हैं गुलाम का गुलाम। क्या कहते हैं दोस्तों? गुलाम का गुलाम। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखेगा, गुलाम वंश की नींव डाली थी, ठीक है। गुलाम वंश की नींव रखी थी कब दोस्तों? 1206 ईस्वी में। 1206 से लेकर 1210 तक दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा? याद रखेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। कौन बैठा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। ऐबक के मृत्यु के बाद जाके गद्दी पर कुछ समय तक, उसका कुछ महीने के लिए उसका बेटा बैठा है। उसके बाद दोस्तों ये बदायूं का इक़्तिदार जो इल्तुतमिश रहता है, ये आके गद्दी संभालता है। और इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर के कब तक मिलता है दोस्तों? 1226 तक। 26 तक कि 36 तक? 36 तक, ठीक है, 1236 तक। इसी इल्तुतमिश की पुत्री का नाम है दोस्तों, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान इसी की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक का था, ठीक है। इसको याद रखेगा। आइए मुद्दे की बात करते हैं। पूछ रहा है इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की राजधानी कहां थी? जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी राजधानी कहां थी दोस्तों? तो याद रखेगा, उसकी राजधानी दिल्ली बनी हुई थी। ये आगरा और लाहौर जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। लाहौर आगरा जवाब मत दीजिएगा। अगला देखिए, लिख रहा है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब किया? तो सिकंदर लोदी दोस्तों लोदी वंश का शासक है। बहुत बाद में चल के दोस्तों 1504 ईस्वी में जाकर के दोस्तों आगरा की स्थापना होगी। और ये जो समय चल रहा है 1210 का समय चल रहा है। तो 1200 में 1500 का डिफरेंस देखेंगे तो 300 साल का अंतर है। 300 साल बाद जाके आगरा की स्थापना हुई है सिकंदर लोदी के द्वारा। और आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी ने कब बनाया? तो 2 साल बाद, जब ये मतलब निर्माण हुआ, तो निर्माण के 2 साल बाद 1504 में निर्माण हुआ, 1506 में जो है राजधानी बनी है, याद रखेंगे। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर दें, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया था, गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने अपनी राजधानी बना रखी थी लाहौर। क्यों लाहौर बना रखी थी? क्योंकि इसके समकालीन कई सारे गुलाम थे, कुबाचा था, एलदौस था, कई गुलाम थे। उन गुलामों की डर की वजह से मैं दिल्ली जाऊंगा मुझे लोग मार देंगे, उस डर की वजह से कभी दिल्ली आया ही नहीं। ये लाहौर को ही अपनी राजधानी बना के रखा, ठीक है। लेकिन इसके बाद के जो बादशाह हुए, जैसे इल्तुतमिश, ये तो बादशाह अपने आप को कभी स्वीकार ही नहीं किया। ये हमेशा सिपा सालार, मैं कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्या? टाइम बड़ा लग जाएगा, ठीक है। सिपा सालार के पदवी को धारण करके रहा, ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व इक्तेदार था। कहां का इक्तेदार था दोस्तों? तो याद रखेंगे बदायूं का इक्तेदार था। कहां का दोस्तों? बदायूं का इक्तेदार था। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। मजेदार चैप्टर है, ठीक है, कभी आप डिटेल में पढ़िए तो खूब मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का है। सबसे ज्यादा सवाल दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो देखते हैं आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। लिख रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी घटना बाद में घटी। दे दिया दोस्तों आगरा प्रस्ताव, अच्छा, और दे दिया पूना समझौता, और दे दिया
आगरा नहीं भाई, यहां अगस्त प्रस्ताव होना। आगरा प्रस्ताव क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लिखिएगा, ये आगरा भैया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जो टाइपिंग वाले जो लोग हैं, आप कहेंगे आप हमेशा टाइपिंग वालों की गलती देते हैं। अब भैया एक बात बताओ, जिस टीचर को जानकारी न रहे, ऐसे खड़ी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी इसके, कि लिखा है आगरा प्रस्ताव, टीचर सोचेगा कहाँ से क्या दे दिया। भाई इतना नॉलेज है तब तो समझ में आता है कहाँ गलत कहाँ सही, क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, तब जानकारी है। तो आगरा प्रस्ताव नहीं, अगस्त प्रस्ताव लिखिएगा, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। तो सबसे पहले दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय, यानी इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, इसी को कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके कई सारे नाम है, ठीक है, इसी को कम्युनल अवार्ड भी नाम देते हैं। तो कई सारे नाम है, सबसे पहले यही वाली घटना घटित हुई थी। तो सांप्रदायिक निर्णय याद रखेगा, ये कब की घटना है? ये 1932 की घटना है, और 16 अगस्त 1932 की। कब दोस्तों? 16 अगस्त 1932 की घटना है। सबसे पहले ये सांप्रदायिक पंचाट सांप्रदायिक निर्णय हुआ था। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। इसमें क्या बात किया गया? तो याद रखेंगे, इसमें कहा गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। ये वाला पॉइंट दोस्तों यहां निकल कर आया, ठीक है। जिस तरह से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात दोस्तों 1909 का अधिनियम बताता है, ठीक है, उसी तरह से ये 1932 में जो सांप्रदायिक पंचाट आता है, ये आता है। इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी पूना समझौता करते हैं, इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम पूना पैक्ट कहते हैं। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखेगा, अंबेडकर प्लस गांधी जी के मध्य दोस्तों ये पूना समझौता हुआ कि नहीं, ये चीजें गलत है, इससे हमारा देश बढ़ जाएगा। और ये जो घटना दोस्तों, ये 24 सितंबर 1932 की घटना है। घटना तो दोस्तों इसमें 3 घटनाएं 1932 की है। अगर आप मंथ नहीं याद रखेंगे तो कभी भी घटना का टाइमिंग नहीं सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय, फिर दोस्तों पूना समझौता, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, और यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। क्योंकि जो आपने पढ़ा दोस्तों, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है यह 1930 में हुआ था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है यह 1931 में हुआ था, और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है यह 1932 में हुआ था, अगर आपको याद हो तो। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब? तो याद रखेगा, ज्यादातर जो गोलमेज सम्मेलन हुए नवंबर दिसंबर में हुए हैं, तो इसको याद रखेगा। और अंतिम में जाके करिएगा दोस्तों ये अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव वाली बात कब की है? 1940 की बात है, ठीक है, 8 अगस्त 1940 से जाके संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से होगा। तो जो आपने सेट किया क्या हो गया दोस्तों? नंबर 1 पर क्या हो जाएगा? 4 वाला 1 नंबर पे हो जाएगा, फिर पूना पैक्ट आया 2 वाला, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 वाला, फिर लास्ट में अगस्त प्रस्ताव, यानी 4 2 3 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। जो 4 2 3 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है आपका। इतना डिटेल में जाके आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा। अभी आप तरीका समझ गए ना, ऐसे ही पढ़िए तब जाके मजा आएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों कई सारे सवाल आज कथन कारक वाले मिलने वाले हैं, नाराज मत होएगा। देखिए मैं अपने मन से नहीं देता, जो सवाल परीक्षा में पूछा गया मैं वही सवाल दे रहा हूं। और ये सवाल दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारक दोनों दिया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। क्या सच में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है? तो कथन बिल्कुल क्या है दोस्तों? सत्य है। लिख रहा मृत्तिका में रंध्राकश बड़े आकार के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक बाल्टी में आपने बड़ा बड़ा पत्थर लग दिया। समझो बात को, ये बाल्टी है और इस बाल्टी में क्या कर दिया दोस्तों? आपने खूब बड़े बड़े पत्थर लग दिया। तो जब भैया बड़े बड़े पत्थर लग दोगे तो जगह जगह स्पेस होगा, तो पानी दोस्तों रुकेगा कि पानी का रिसाव तेज हो जाएगा? ये तो रोकने की बात कर, ये तो आकार बड़े होंगे तो पानी कैसे रुकेगा? आकार यहां बड़े आकार जो लिखा दोस्तों ये गलत है। यहां क्या होना चाहिए दोस्तों? छोटे आकार के होते हैं। रंध्राकार क्या होते हैं दोस्तों? छोटे आकार के होते हैं, तभी तो पानी नहीं रिसेगा, तभी तो जल धारण की क्षमता ज्यादा होगी। तो दोस्तों कथन तो सही है लेकिन कारण ही गलत है, और जब कारण ही गलत है तो व्याख्या को मारो गोली। तो दोस्तों यहां व्याख्या वाली बात ही दोस्तों समाप्त हो जाएगी। ये सत्य है किंतु आर क्या दोस्तों? असत्य है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। मेरी बात से सहमत है ना? ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर इसी एग्जाम्पल में हम क्या करते, मिट्टी भर दें, ठीक है,
दोमट मिट्टी भर दें, ठीक है, दोमट मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता सबसे ज्यादा होती, चिकनी मिट्टी भर दें, तो दोस्तों क्या होगा, वहां रिसाव नहीं हो पाएगा, तो जलधारण ज्यादा हो जाएगा, यही होता है। लिख रहा मृत्तिका में रंध्राकाश अणुओं का व्यास कितना होता है, बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, बहुत अच्छा। तो याद रखेगा 0.002 mm, कितना दोस्तों, 0.002, 02 मत करेगा, 002 mm होता है, याद रखेगा। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल। मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, देखो मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं पेडो, तो यहां संबंधित हो जाएगा दोस्तों पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी कहा जाता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती किसकी, तो याद रखेगा किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो आपको परीक्षा में जब भी मिले चिकनी मिट्टी, तो आप यही जवाब दीजिएगा, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। लिख रहा आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन की और एल्युमिनियम की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो याद रखेगा वह मिट्टी है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। तो मिट्टी से जुड़े हुए सवाल हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों भारत के भूगोल से सवाल। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल दे रहा है, और ये सवाल भी कथन कारक वाला है, और ये तो मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, मेंस 2016 के एग्जाम में पूछा गया। क्या दिया, पढ़िए ध्यान से। लिख रहा अभिकथन दे रहा है कि अर्जेंटीना, सर अर्जेंटीना कहां पड़ता है, अर्जेंटीना दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका ही गलत लिख दिया गुरुजी ने, क्या पढ़ाएंगे। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, जहां पंपास नाम की घास के मैदान पाए जाते हैं। हां सर, आपने पढ़ाया था टीना पास, याद आया ना, टीना पास, जी हां, तो याद रखेंगे, तो ये तो सही है। यानी पहला वाला जो कथन दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या लिख रहा है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, यानी ये तो दोस्तों दोनों सही लिखा है। और यहां व्याख्या भी दोस्तों क्या है, सही दी गई है, क्योंकि उसी कारण तो वहां ज्यादा घास उगते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लिख रहा दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल दोस्तों क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास स्थल, याद रखेगा ये कहलाते हैं पंपास। क्या कहलाते हैं दोस्तों, इन्हें पंपास नाम दिया जाता है, याद रखेंगे। लिख रहा पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आइए मान लीजिए ग्लोब है दोस्तों, इस ग्लोब पे दोस्तों 0 डिग्री रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कुछ लोग अपने भाषा में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो ऊपर वाली रेखा दोस्तों इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। नीचे वाली को कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। और ऊपर आ जाएंगे तो यहां मिलेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे आ जाएंगे तो यहां मिलेगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इन्हीं दोनों के बीच का जो बेल्ट है दोस्तों, याद रखेंगे, इन्हीं दोनों के, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को शीतोष्ण कहते हैं। ये वाला जो बेल्ट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम समशीतोष्ण, इसी को हम शीतोष्ण कहते हैं, या समशीतोष्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो शीतोष्ण घास के मैदान है वो इसी वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो आता है कि पंपास घास के मैदान दोस्तों कहां पाए जाते हैं, जो आपसे स्पेशली सवाल किया है यहाँ पर, तो याद रखेगा 3-4 जगह पाए जाते हैं। जैसे ये तो सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना। मान लो कल को अर्जेंटीना न दे ऑप्शन में, तो याद रखेगा ब्राजील में भी पाए जाते हैं, और उरुग्वे उसी के बगल में देश है दोस्तों, उरुग्वे, ये उरुग्वे में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो पंपास घास के मैदान है वो यहां भी पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप एकदम आपको कंफर्म हो गया होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, और यह सवाल जनसंख्या एवं नगरीकरण वाले चैप्टर से दे रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहा है सवाल। लिख रहा है भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। बिल्कुल हुई है, ज्यादा से ज्यादा शहर बने हैं, ठीक है, शहरों का विकास हुआ है, नगरीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, याद रखेंगे। भारत में मोबाइल, अरे भैया एक तरफ लिख रहा है शहरीकरण, अब भाई शहरीकरण का इस मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति से क्या लेना देना है। ये अलग बात है कि हाँ मोबाइल का यूज बढ़ा है, लोग ज्यादा से ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट की तरफ लोगों का झुकाव हुआ है, ये चीजें सही हैं, लेकिन दोस्तों व्याख्या थोड़े सही है, इस व्याख्या से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। भाई कुछ नए सवाल देखते हैं। अगर मान लीजिए आयोग अगली बार आपसे पूछ दे, क्रमशः नहीं,
पूछ दे कि वर्ष 2001 के अनुसार 10 लाख व्यक्ति वाले नगरों की संख्या थी। वर्ष 2001 के अनुसार दोस्तों कितने नगर ऐसे थे जहां पर दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या थी? तो याद रखेगा ऐसे नगरों की संख्या कितनी थी दोस्तों? ऐसे 35 नगर थे, ठीक है। और 2011 में कितने हो गए दोस्तों? तो उसी 35 को उल्टा कर दीजिए, 53 हो गया। बच्चे रटते हैं, रटना ही नहीं है। 35 को उल्टा किया 53, ठीक है। 2001 में दोस्तों ऐसे 35 नगर थे, 2011 में ऐसे कितने हो गए? 53 नगर हो गए। अगर हम दोस्तों स्पेशली बात करें कि 2011 आते आते, ठीक है, जो शहरीकरण हुआ उस शहरीकरण के फलस्वरूप कितने व्यक्ति दोस्तों इस शहरों में निवास करते थे? तो याद रखेगा ये व्यक्तियों की संख्या है 377 मिलियन। क्या है दोस्तों? 377 मिलियन लोग दोस्तों अब क्या हो गए? शहरों में निवास करने वाले हो गए, ठीक है, याद रखेंगे। और कुल जनसंख्या तो आप देख ही रहे हैं 121 करोड़ दोस्तों कुल जनसंख्या है, जिसमें से दोस्तों शहर में रहने वाले लोगों की संख्या कितना है? 37 करोड़। ये 377 क्या है? 37 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, या 38 करोड़ के आसपास आंकड़ा समझ लो। तो इस तथ्य को भी आप याद रखना। फिलहाल आपको अपना उत्तर समझना है, याद रखेंगे। कहेंगे सर आज कथन कारक वाले इतने सवाल दे दिया, मैं जानबूझ के नहीं दिया, ठीक है। अच्छा सर ये स्टाइल पढ़ाने की बड़ी अच्छी कि यहाँ क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बन, देखो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन इसी किताब में बनाया गया है। यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने कम रखा है। इस किताब को लीजिए, इसमें भरपूर, लेकिन अब किताब ज्यादा बची नहीं। मुझे लगता है मुश्किल से 25-50 किताब और बची होंगी। मेरे पास सेलफोन ने, मैं बता देता एग्जैक्ट आंकड़ा आपको। अब ये वाली जो किताब है थोड़ी है, ये मेरे पास करीब 150-200 के आसपास है, तो ये वाली किताब बची है। और ये वाली किताब में पिछले महीने भी समाप्त हो गई, तो मैंने थोड़ी किताब और प्रिंट करा लिया था, लेकिन वो किताब भी समाप्त है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिनों के बाद ये किताब आपको नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, आप ट्राई कर लेना, विश्वास हो जाएगा। क्योंकि नितिन सर दोबारा इस किताब को प्रिंट कराने वाले नहीं है, ठीक है, मजबूरी है, एग्जाम नजदीक आ गया तो प्रिंट नहीं हो सकता। तो ये किताब तो दोस्तों समाप्त हो रही है। आप 3-4 दिन बाद स्टॉक देख लेना, फिर कोई चांस नहीं रह जाएगा, कोई भी चांस नहीं, इतना सा भी चांस नहीं रह जाएगा। और ये वाली किताब अभी है 100-200 पीस, तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जब तक है तब तक है, ये भी बड़ी तेजी से निकल रही है, तो ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो मौका है आपके पास, जल्दी खरीद लो, यही मैं कहना चाह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। किताबें तो चाहिए, बिना किताबों के आप पढ़ाई कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है किताबें, और अच्छी किताबें हो तो ज्यादा बेहतर है। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल देखना, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। कथन कारण दे रहा है, लिख रहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अच्छा, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अब आपको बताना दोस्तों, यहां पर जो अभिकथन दिया गया और जो कारण दिया गया है, यह सही तरीके से व्याख्या दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल सही तरीके से दे रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए वो उसी के ढर्रे पर काम करेंगे। भाई राज्यों के लिए अपना अलग कानून नहीं है, अमेरिका नहीं है कि जो है मैक्सिको का अलग कानून होगा, कनाडा का अलग कानून होगा, और जो है अमेरिका का अलग कानून होगा, ऐसा नहीं है। ये भारत है, भारत का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, जो कई सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है। संसद जो कुछ नियम बनाएगी वो समस्त भारत पर लागू होता है, किसी राज्य विशेष पर ऐसा नहीं कि न लागू हो, ठीक है। तो याद रखेगा ये सही है। और राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जाता है। तो ये कथन और कारण दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। आइए कुछ नई बातें करते हैं। देख रहा राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख दोस्तों कहां पर किया गया है? तो अगर भागवाही बात करेंगे तो आप पढ़ते हैं भाग 6 के बारे में, ठीक है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका बताया गया है। भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में दोस्तों केंद्र के बारे में बताया गया है। भाग 4 की बात करेंगे तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 3 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 3 की बात करेंगे तो मूल अधिकार की बात बताया गया है, मूल अधिकार की बात बताया गया है। भाग 2 की बात करेंगे तो नागरिकता की बात बताई गई है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। और भाग 1 के बारे में बात करेंगे तो संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। यही आप पढ़ते हैं ना, पूरा बता दिया आपको एक बार में। सुनो आगे क्या लिख रहा है। लिख रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती, संघ की पूछ रहा है ना, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तो किसमें निहित होता है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसके बारे में प्रावधान कहां है? वैसे राष्ट्रपति के पद के बारे में 52 बताया गया, लेकिन याद रखेगा इस शक्ति के निहित होने की बात ये 53 में किया गया, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर जो उत्तर होगा सही वो 53 होगा। 53 में 2 बातें बताएगी। 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है, ये 3 की वजह से पकड़िएगा। और
कार्यपालिका शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि राष्ट्रपति के पद के बारे में कहां बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में केवल ये क्या बताया गया दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये पद के बारे में 52 बताया गया। लिख रहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अच्छा जिस तरह से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और इसके बारे में कहां बताया गया दोस्तों, तो 153 में, 153 कहेंगे, 153 में तो भारत राज्यों का राज्यपाल होगा ये बताया गया। ये शक्ति वाली बात दोस्तों 154 में बताई गई। ठीक है, एक अनुच्छेद आगे चलना, एक अनुच्छेद आगे चलना, इसको ध्यान देना। ठीक है, और देखो क्या लिख रहा दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, संघ एवं राज्य के दायित्व से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जो संघ एवं राज्य के दायित्व के बारे में दोस्तों बताता है? यह अनुच्छेद दोस्तों नहीं याद आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है। अनुच्छेद 256, खोल के पढ़िए एक बार। अनुच्छेद 256 जो है दोस्तों किसके बारे में बताता है? यह संघ एवं राज्य के दायित्व के बारे में बताता है। जी हां, ठीक है, हमेशा दिमाग चला गया 280, कहां 280 चले गए थे? अरे वित्त आयोग की बात करता भैया, कहां चले गए? ठीक है, पीछे आओ, 256 पे रुकना आपको। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल। अगला सवाल भौतिक और रासायन विज्ञान से संबंधित सवाल। जब ऐसे हर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम वाकई पढ़ाई कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं। जीएस को ऐसे ही पढ़ना है आपको, मजा खूब आ रहा होगा ना। पहली बार बहुत दिनों बाद मैंने जीएस पढ़ाना शुरू किया और बहुत दिनों बाद आनंद भी आ रहा है मुझे पढ़ाकर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, भौतिक रासायन से संबंधित सवाल है कि आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अरे चाहे आलू के चिप्स की बात करो, चाहे कुछ लोग दोस्तों, अभी मैं खा रहा था, क्या खा रहा, नाचोज खा रहा था। ठीक है, मेरा बेटा लेकर आया तो नाचोज चख रहा था, तो नाचोज हो गया, कुरकुरे हो गया। मैं कह रहा हूँ कोई भी इस तरह के जंक फूड हो, जंक फूड नहीं बोलेंगे उन्हें, फूड हो, ठीक है, तो ये दोस्तों एक पॉलिथीन में पैक होती, उसमें हमेशा गैस भरी रहती। कभी गैस निकल जाता तो आप कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अंदर का मटेरियल अब खराब हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, उसमें नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, आयोडीन होता है या ऑक्सीजन होता है। देखो ऑक्सीजन तो भरने की जरूरत है नहीं, आयोडीन भी नहीं दोस्तों, हाइड्रोजन है, उसके अंदर भरा होता है नाइट्रोजन। सीधे सीधे याद रखो, चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो क्या बताएंगे? नाइट्रोजन। सर हमने नाइट्रोजन ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि हवाई जहाज के टायरों में कौन से गैस भरे जाते हैं? हवाई जहाज के टायर में दोस्तों कौन से गैस भरे जाते हैं? तो सर हमने यहां भी नाइट्रोजन पढ़ा था ना, बिल्कुल सही, यहां भी आपने दोस्तों नाइट्रोजन पढ़ा था, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हवा में ऊपर उठते गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों कोई देखिए, हर गुब्बारा तो ऊपर नहीं उठता है, कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं जो ऊपर हमेशा उड़ते रहते हैं, जितना छोड़ देंगे तो आसमान में चले जाएंगे। ठीक है, उसमें सबसे हल्की गैस भरी होती है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन गैस, इसीलिए दोस्तों गुब्बारे क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं। अक्रिय गैस या नोबेल गैस किसे कहते हैं? दोस्तों अक्रिय गैस मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है, ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, जिनकी कक्षाएं भरी होती हैं। ये अक्रिय नोबेल बने कैसे? ठीक है, ये बने कैसे? बने कैसे? तो याद रखेगा, इनकी कक्षाएं भरी होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? इनकी कक्षाएं भरी होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अक्रिय गैस कहते हैं। इनको किसी के पास जाके जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एग्जांपल में ले लें, कभी भी पूछे दोस्तों हीलियम क्या है, तो हीलियम दोस्तों याद रखेगा सब अक्रिय गैस है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से हीलियम हो गया, इसी तरह से नियान हो गया, नियान का नाम आप याद रखेंगे, हीलियम का नाम याद रखेंगे, क्रिप्टॉन का नाम याद रखेंगे, आर्गन का नाम याद रखेंगे, जेनान का नाम याद रखेंगे, जेनान का नाम याद रखेंगे, रेडॉन का नाम याद रखेंगे, ये सब याद रखेगा। ठीक है, ये सब अच्छा है। एक सवाल और याद रखेगा, जब कभी भूकंप आता है ना, भूकंप या सुनामी आने वाला होता है, तो वातावरण में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों? रेडॉन गैस की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो पता चलता हां कोई अप्राकृतिक घटना होने वाली। ठीक है, मतलब अप्राकृतिक बोले कि प्राकृतिक बोले? ठीक है, मतलब अचानक से कोई घटना होने वाली, याद रखेगा। बिजली के बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। इस तथ्य को भी याद रखेंगे तो कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, देखिए मैं ना बड़ा आराम से पढ़ाता हूं, कभी नहीं सोचता हूं कि क्या आता है क्या नहीं आता। मुझे जितना आता है मैं उतना आपको देने का प्रयास करता हूं। मुझे कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं सिखाऊं। आगे बढ़िए, अगला सवाल जो दे रहा दोस्तों जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिख रहा केवल नर जो होते हैं रक्त चूसते नहीं, ना
खून चूसने का काम मादाएं करती हैं, फीमेल, नहीं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मत मानिएगा, मतलब एक चुटकुला है कि आप इसे याद कर लीजिए। तो याद रखिएगा, नर जो है दोस्तों ये रक्त नहीं चूसते हैं, बिल्कुल गलत है। मादा रक्त चूसती हैं, ये सही है। मादा पौधों का रस चूसती नहीं, नर जो होते हैं वो पौधों, भाई नर को भी तो जिंदा रहना है, ठीक है, तो दाल बाटी चूरमा तो उन्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, तो याद रखेंगे, इसलिए नर जो होते हैं वो पेड़ पौधे के रस चूसते हैं और मादाएं ये हमें आपको चूसती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नहीं, जो ज्यादा खून पिएगा उसके डैने बड़े होते हैं, तो नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो 2 और 5 क्या दोस्तों, 2 और 5 इस सवाल का सही उत्तर है। 2 4 नहीं, 1 2 नहीं, 3 5 नहीं, 2 और 5 क्या दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है बड़े डैने वाले मच्छर होते हैं, कौन सी होती है दोस्तों, तो मादा मच्छर जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, ये बड़े डैने वाले होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इनके डैने बड़े होते हैं। डैने मतलब समझते हैं ना, डैने किसे कहते हैं, डैने पंख को कहते हैं, इनके पंख बड़े होते हैं। मलेरिया लोग दोस्तों कैसे, मलेरिया जो रोग है कैसे फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से, किससे दोस्तों, मादा एनाफिलीज के कारण दोस्तों फैलता है। सामान्यतः नर तथा मादा मच्छरों में बड़े होते हैं, कौन से, तो याद रखिएगा मादा मच्छरों के डैने भी बड़े होते हैं और मादाएं दोस्तों क्या करती हैं, रक्त भी चूसती हैं, रक्त चूसती हैं, ठीक है, रक्त चूसती हैं, ये भी आप तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। तो मच्छरों के बारे में सवाल है। एक हम लोग सवाल पढ़ते थे, कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता, सही है कि नहीं। बचपन में पढ़ते थे, 5 रुपए की किताब आती थी जो बस में बेचते थे, 5 रुपया में जनरल नॉलेज पूरा सीख लीजिए, लेके पढ़ो, बड़ा अच्छा मिलता था, ठीक है, बड़ा बढ़िया मिलता। तो उसी में लिखा था कि फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते। मुझे नहीं पता कि पाए भी जाते हैं कि नहीं, ठीक है, मच्छर नहीं होते, ठीक, हो सकता है वहां ठंडी है, ठंडी की वजह से मच्छर न पाए जाते हो, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। आप केवल आरओ के लिए नहीं, आप हमसे अनेक किताबों के लिए जुड़े। विषय वाइज किताबें भी हम लोग बना रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज, विषय सब्जेक्ट तो एक ही बात हो गया, एग्जाम वाइज किताबें भी हम लोग बना रहे हैं। और किताब खरीदने का जो सबसे सटीक तरीका है दोस्तों, वो अगर आपको, वैसे तो आप स्टडी 91 एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप ऑर्डर कर लो, या फिर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो नंबर खाली सेव कर लो, 6350099191। इस नंबर पर दोस्तों क्या करना, एक व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना। वैसे इस नंबर को जब सेव करोगे ना, उसमें आपको ऑलरेडी हमारे कैटलॉग दिखेंगे, उस कैटलॉग पे जाके आप कोई भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया सवाल है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब इसको बारे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, हरित बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर 2 मिनट रुकिए ना, अपने भाषा में ये बता दीजिए हरित बॉन्ड होता क्या है। अच्छा सुनो, हरित मतलब क्या हो गया, ग्रीन, बॉन्ड मतलब बॉन्ड। सर अंग्रेजी में नहीं पूछ रहे हैं, इसका सोल्यूशन बताओ हमको एक लाइन में, ठीक है। देखिए जलवायु कारणों से संबंधित जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, कोष जनरेट करने के लिए, उसी को हरित बॉन्ड कहते हैं। और उस पैसे से क्या करते हैं, जलवायु से संबंधित समस्याओं से निपटने में काम लिया जाता है। आगे बात समझ में, उसी को क्या कहते हैं, हरित बॉन्ड कहे जाते हैं। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं से संबंधित होता है, बिल्कुल सही, ये तो सही है। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष के द्वारा जारी किया गया था, यह भी सही है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार में नवाचार है, इनोवेटिव है, यह भी सही है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, अल्पकालिक नहीं दोस्तों, यह दीर्घकालिक है। क्या दोस्तों, यह दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है, ठीक है, दीर्घकालिक। देखिए होता क्या है, जैसे सरकार को जलवायु समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, तो अब उससे निपटने के लिए धन चाहिए, धन आए कहां से, तो वो क्या करती है, एक हरित बॉन्ड जारी कर, आरबीआई भी कई बार ऐसा जारी करती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने कई हजार करोड़ का हरित बॉन्ड जारी कर दिया, ठीक है, अमाउंट नहीं याद आ रहा, शायद 4 और 1000 करोड़ कितना है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आरबीआई ने जारी किया, मुझे पता है। अब वहां से कलेक्शन हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, उस पैसे से क्या किया जाएगा, जलवायु समस्याओं से निपट लिया जाएगा। बाद में उस पर क्या दिया जाएगा, उस पर जो है कुछ पैसे ब्याज के रूप में दे दिए जाएंगे बढ़ा करके। तो ये दीर्घकालिक परिकल्पना है, ये अल्पकालिक नहीं होगा। हरित बॉन्ड स्थिर, क्या हो गया, हरित बॉन्ड, सुनिएगा, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल मतलब कॉन्सिडरेशन, ठीक है, प्रतिफल के दीर्घकालिक निवेश है। क्या दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक निवेश के रूप में जाना जाते हैं, याद रखिएगा। हरित बॉन्ड को दोस्तों कब जारी किया गया था, सवाल आया तो क्या बताएंगे, 2007 में जारी किया गया था। और किसने जारी किया, अगर ये पूछेगा तो ये सारा सवाल का उत्तर तो हमारे इसी में दे दिया कि यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। किसने जारी किया था, यूरोपियन निवेश कोष ने, निवेश
कोष के द्वारा यह जारी किया गया था। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार में नवाचार हैं, इनोवेटिव हैं? जी हाँ, आज के पहले तो नहीं सुना था, आज मतलब 2007 के पहले तो नहीं सुना था, तो ये नवाचार तो माने ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दे रहा है ये इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर गूगामल? तो याद रखेगा दोस्तों, बच्चा जानता है, पता नहीं बच्चा जानता है कि नहीं जानता है, मैं जानता हूं और बताना चाहता हूं कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन अगले ही पल आपके मन में अगला सवाल आ गया कि सर परीक्षा में जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये आपके मन में सवाल आ गया। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान याद रखेगा दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। कहां है? कर्नाटक में। इसी तरह से बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो याद रखेगा झारखंड में। बिहार से अलग होकर दोस्तों झारखंड बना था, यहां स्थित है। और गूगामल जो दोस्तों कहां पर स्थित है? याद रखेंगे ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये नए नए राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जो नए नए बने हैं खासकर उनको आप जरूर याद रख लीजिए, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों ये आपके एग्रीकल्चर का सवाल है और यूडीए एलडीए परीक्षा जो हुई थी स्पेशल प्री एग्जाम 2010, उसमें दोस्तों पूछा गया सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या दोस्तों कितनी है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। जितनी बार हम लोग इसको बारे में पढ़ते हैं कुछ ना कुछ गलत पढ़ लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी भी आपसे पूछे किसके बारे में, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के बारे में पूछे, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के बारे में पूछे, तो जवाब क्या देंगे दोस्तों? आप जवाब दीजिएगा 20। लेकिन अच्छा यहां पे देखिए कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछे तो कितना जवाब देंगे? 20। लेकिन अगर कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ दे तब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। जब कृषि जलवायु पूछे, ध्यान दीजिए, अब रटना पड़ेगा। अगर पारिस्थितिकी पूछ रहा तो 20, अगर जलवायु पूछ रहा तो 15। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में ना करना नितिन सर ने नहीं समझाया। ठीक है, इसी तरह से कृषि जनगणना कितने सालों में होती है? जैसे जनसंख्या वाली जो जनगणना है, ये तो दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल पे कराई जाती है। उसी तरह से कृषि जनगणना भी होती है। ये दोस्तों कृषि जनगणना नहीं पता होगा आपको, ये 5 वर्ष पर कराई जाती है। ठीक है, कितने वर्षों पर होती है? 5 वर्षों पर कृषि जनगणना होती है। ये भी नया सवाल है, तो पढ़िए, मजा खूब आएगा, बस आप पढ़ते चलो साथ में। ठीक है, अगला सवाल देखना, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है और यूपी स्पेशल का सवाल है। साइंस टेक एक हम लोग विषय से संबंधित सवाल अटेंड करते थे, वो सारे सवाल समाप्त हो गए, एक भी सवाल नहीं बचे हैं। आज तक आयोग ने जो कुछ आपसे पूछा मैंने सब आपको पढ़ा दिया। अब दोस्तों यूपी स्पेशल के हमने 2 सवाल कर दिए, 2-2 सवाल मिलेगा यूपी स्पेशल का। सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? सुरमा किसे कहते हैं दोस्तों? सुरमा कहा जाता है काजल को। किसे कहा जाता है? काजल को। ठीक है, तो सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? याद रखेगा बरेली है, प्रयागराज, वाराणसी और मुरादाबाद नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आपसे ही पूछता दोस्तों कि पीतल की मूर्ति के लिए या पीतल के सामानों के लिए कौन सा फेमस है, तो मूर्ति और सामान, पीतल की मूर्ति और सामान, इन सभी के लिए दोस्तों याद रखेंगे मुरादाबाद प्रसिद्ध है। कौन सा? मुरादाबाद प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, लकड़ी का फर्नीचर, रेशम की साड़ी, हथकरघा और लकड़ी का खिलौना, ये दोस्तों वाराणसी का फेमस है। कहां का? वाराणसी का फेमस है। फास्फेट उर्वरक कारखाना, वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि, ये सब दोस्तों प्रयागराज में है। कहां पर दोस्तों? प्रयागराज में स्थित है फास्फेट कारखाना। जैसे आपने वो सुना होगा ना, ये क्या नाम है, फूलपुर में इफ्को कारखाना है। ठीक है, यूरिया का कारखाना है, उसी से संबंधित। वैद्यनाथ जो है दोस्तों एक कंपनी है, ये आपके नैनी वाले क्षेत्र, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया से अगर आप संबंधित होंगे, कुछ जानकारी होगी तो वहां पर दोस्तों ये वैद्यनाथ का एक जो है कंपनी बनी हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक और सवाल लीजिए यूपी स्पेशल का, मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है दोस्तों वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और याद रखिएगा, चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, चावल का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर स्थित है। हां, अगर आपसे चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें, चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वर्ल्ड वाइड देखेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे फिलीपींस में। कहां पर दोस्तों? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में है। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कटक में। कटक कहां पड़ता है दोस्तों? कटक आपके उड़ीसा में। ठीक है, तो दोनों आप याद रखेंगे उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान भी कहां पर दोस्तों? वाराणसी में है। यहां लिख रहा है अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आपके प्रयागराज में। जो बच्चा प्रयागराज से संबंधित होगा, मुझे पता उसको भी नहीं पता होगा,
कि केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी संस्थान कहां पर स्थित है? अनुसंधान संस्थान वहीं पर है। चारा अनुसंधान संस्थान अगर कभी पूछ ले तो चारा कहां पर दोस्तों? चारा कहां पर? झांसी में है ना, क्या और कहीं है? बताइए सोच के। चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। और हाल ही में अभी मथुरा में ही दोस्तों हाथियों के लिए एक अस्पताल भी खुला है। ठीक है, हाथियों के लिए क्या खुला दोस्तों? हाथियों के लिए अस्पताल भी खुला है, इसको भी याद रखेंगे। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान प्लस पशु अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहां है दोस्तों? ये दोनों इज्जतनगर बरेली में है। कहां पर दोस्तों? इज्जतनगर बरेली। बरेली जो सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर क्या है दोस्तों? वहां पक्षी अनुसंधान संस्थान है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब आप डेली हमारे साथ पढ़ते चलेंगे ना, तब जाके आपका सब्जेक्ट तैयार होगा, तब जाके हर विषय पर आपकी पकड़ बनेगी। 1 2 4 सब्जेक्ट पढ़ने से समीक्षा अधिकारी नहीं बनोगे। फिर से सुन लो, बुरा लगे तो लगे, लेकिन यही सत्य है। अगला सवाल सुनना, ये विविध वाले चैप्टर का विषय से है, जो कहीं नहीं आता उसे हम विविध में रखते हैं। तो ये सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक जारी किया गया दोस्तों। ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास ने भी नहीं, नीति आयोग ने भी, ये जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, जिसे हम कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनडीपी कहते हैं, ये उसके द्वारा दोस्तों ये जो है सूचकांक जारी किया गया। लिख रहा है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की शुरुआत दोस्तों किस साल हुआ था? उस वर्ष का नाम बताइए जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों 22 नवंबर 1965। जिस साल दोस्तों भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उसी साल दोस्तों यूएनडीपी का स्थापना हुआ था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके लिए जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो याद रखेगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां पर दोस्तों? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां दोस्तों? ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, इसी तरह से विश्व बैंक की स्थापना हुआ था कब दोस्तों? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे वाशिंगटन डीसी, ये राजधानी है, वाशिंगटन डीसी राजधानी है, यहां हुआ था। एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों ब्रुटेन वुड्स। ठीक है, ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों। ये ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, ये उसी के तहत दोस्तों आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ये दोनों किताबें दोस्तों जितना जल्दी हो आप ले लीजिए। कॉम्बो में ले लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, किताबें सस्ती भी मिलेंगी, और अलग अलग लेंगे तो फिर बाद में महंगा मिलेगा, तो मेरा दोस्त न दे। अच्छा, सस्ता महंगा क्यों? बड़ा कहानी है। ठीक है, बच्चे आज भी बड़ा ताना देते हैं, नितिन सर हमेशा कहते थे हम कुछ बेचेंगे नहीं, बेचना शुरू कर दिए। अरे भाई, एक किताब महंगा क्यों, 2 किताब सस्ता क्यों? आपको लग रहा होगा इसलिए सस्ता महंगा, क्योंकि एक किताब को भेजने में, ये किताब जो है ना, वेट कर लीजिएगा घर पे, 450 ग्राम है। इस किताब को भेजने में अगर जैसे ऑल ओवर यूपी की अगर हम बात करें, ये किताब जो यूपी में भेजी जाती है, तो करीब हमारा मान के चलिए लीगल ईमानदारी से जो बता रहा हूं, मेरा जो खर्च होता है वो करीब 40 रुपए के आसपास खर्च होता है। ठीक है, और ये 2 किताब जब हम भेजते हैं यूपी में ही, ठीक है, और आधा किलो से अधिक वाली केस में आ जाते हैं, तो दोस्तों इस किताब को भेजने में हमारा करीब 60 रुपए का खर्च होता है। तो अगर अलग अलग लेते हैं तो 40 और 40 80 रुपए आपके जेब से जाएगा। एक साथ खरीदेंगे तो 20 रुपए की बचत हो जाएगी। हुई ना बचत? ऐसे ही होता है दोस्तों। तो जब एक साथ लेंगे तो यहां पर चीजें बच जाती हैं आपकी। तो इसलिए आप, अच्छा पैकिंग भी, अब कहेंगे कि सर 20 रुपया तो बचता है। अरे आपके सोचने में 20 रुपया बचता है, उसका पैकिंग बचता है, उसका जो आपको पैक करके दिया जाता है मटेरियल डबल यूज होता है, पॉलीथीन डबल यूज होती है, ले जाने वाले के लिए दिक्कत है, तमाम चीजें होती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है किताबें सस्ती पड़ती, कितना तो 40-50 रुपये सस्ता तो पड़ता ही है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो किताबें दोस्तों या तो आप ऑनलाइन हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले लीजिए, या फिर दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर कैश ऑन डिलीवरी मिल जाए, कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी लेना है ना, फ्लिपकार्ट पे मत जाओ, नहीं सही है, बहुत लूटता है, इतना पैसा लूटता है ना, पूछो मत, ईमानदारी से बता रहा हूं, इतना स्कैम ना, भर भर के स्कैम, थक गया उसके स्कैम से। मतलब कहेगा क्या, मैं ईमानदारी से बताऊं, पेट की प्रैक्टिस सेल कर रहा था मैं, उसका दाम मैंने रखा 90 रुपए, करीब 110 पेज के आसपास की किताब थी, मैंने 90 रुपया जो उसका चार्ज रख दिया।
संजोग कहो एक दिन मेरी नज़र पड़ गई, अकाउंटेंट बैठ के ऐसे काम कर रहे थे और मेरी नज़र पड़ गई वहाँ पे, और जब मैंने देखा कि कितना पैसा सेटलमेंट हो रहा है, पता चला -25। मतलब मैं अपनी किताब भी पैक करके भेज रहा हूं और 25 रुपया हर किताब पे भेजने का हमसे ले रहा है, हमसे ले रहा है भाई। कोई किसी को डाउट हो ना तो मैं आपको एक्सेल सीट शेयर कर सकता हूं। मेरा माथा टनक गया, हमने कहा हद हो गया। मतलब हम किताब भी भेज रहे हैं और हम ही से पैसा भी ले रहा है। मतलब आप हमसे आके किताब लो और मैं आपको किताब भी दूं और अपनी तरफ से 25 रुपए भी दे दूं। मतलब ये बिजनेस होता है? पागल आदमी हो गया। मैं एकदम दिमाग ठनक गया कि यार वो क्या रहा है, और किसी की नजर नहीं पड़ी। अब अकाउंटेंट भी परेशान, सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा वो परेशान। मैंने कहा परेशान मत हो, लेकिन नजर रखना पड़ता है। तो फ्लिपकार्ट की पॉलिसी क्या है ना, कब क्या कर देगा आपके साथ, क्यों कर देगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन महसूस होने के बाद भी वहां से प्रोडक्ट हटा नहीं सकते। बच्चों की डिमांड आती है, इसलिए मजबूरन रखना पड़ता है। प्राइस ज्यादा करके रखना पड़ता है। 100 की किताब को 200 में रखना पड़ता है। क्या करें बताइए? ना बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन करे तो करे क्या। हम अपने जेब में नहीं ले रहे हैं। हम जितना मार्जिन है उससे कई गुना ज्यादा मार्जिन वो फ्लिपकार्ट रख लेता काट के। हम इसी बात से परेशान होकर आपको, मतलब उस दिन का चोट ना, ज्यादा नहीं 5-6 महीने होगा इस घटना के। उस दिन का चोट जब मुझे लगा ना, तो मैंने कहा नहीं कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन तो निकाल दिया मीशो। मीशो क्या, कमीशन फ्री वेबसाइट है, कमीशन नहीं लगता, वो कमीशन नहीं लेता हम लोगों से, ठीक है। उसका जो 10-20-30 चार्ज होता है डिलीवरी, बस उतना ही लेता है, उससे ज्यादा कमीशन ही नहीं लेता अपना। तो वहां किताबें सस्ती हैं। आप विश्वास नहीं, उसकी किताबें इतनी सस्ती है कि हम अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं, उससे भी ज्यादा सस्ती किताबें मीशो की लगती हैं। तो आप मीशो से आराम से ऑर्डर करो, किताबें आपको परफेक्ट तरीके से पहुंचेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये प्रमोशन नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। अच्छा, जो फ्लिपकार्ट की वजह से दिल पे चोट लगाना, हमने कुछ नया बनाया, ठीक है। काम चल रहा, अभी ओपन मत करने पहुंच जाना, काम चल रहा है। हमने दोस्तों फ्लिपकार्ट से टक्कर लेने के लिए यहां पर क्रिएट किया हाईफाई स्टोर, HiFiStore.com। एक नया डोमेन है दोस्तों, एक नया बिजनेस प्लान किया कि जो सामान आप फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं, ठीक वही सामान हम आपको फ्लिपकार्ट से सस्ते में अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। ये दोस्तों एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे बस वही चोट है, दिल में लगी जो चोट है ना। जब मुझे कहीं चोट लगता है, मैं नया काम करता हूं, ठीक है। किताब पहले देखा मार्केट में बच्चों के पास, मैं चाहता तो ऑफलाइन आ जाता, बढ़िया पैसा कमाता। यार पैसा कमाना मुद्दा नहीं है, मुद्दा सोल्यूशन है। जहां जहां मुझे दिक्कत होती है ना, मैं अपनी जिंदगी में ठान लेता हूं, फिर उस काम को ऐसा करता हूं ना कि बच्चे भी याद रखते हैं, ठीक है। ये बनाने के पीछे सिर्फ क्या है दोस्तों, ये है कि फ्लिपकार्ट हमें लूटा, न जाने कितनों को लूट रहा होगा। एक काम करो, उससे सस्ता आइटम, मतलब जो सामान है सेम सामान, सेम क्वालिटी आपको यहां से और कम में अवेलेबल करा देंगे। अभी साइट तैयार हुई, साइट तो बन गई, मोबाइल पे वेब पे जहां चाहो ओपन कर सकते हो। एप्लीकेशन अभी नहीं आया, आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीवरी वगैरह भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एक बार देखना, अभी जो प्राइस है वो टेम्परेरी प्राइस वहां पड़ी हुई है, तो एक बार आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। खैर वीडियो बाद में देखेंगे, उसी हिसाब से आप अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को। चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार करेंगे।